हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये कार्यक्रम हर फ्राइडे हम आपके सामने लेकर के आते हैं और सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशियन ममालिक के मामलात पर एक्सपर्ट हैं। मुसलसल वहाँ के पत्रकारों से उनका राब्ता रहता है, बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन देते हैं। हम उनसे बात करते हैं ताकि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में भी जानकारी रख सकें। हम दूसरे प्रोग्रामों के जरिए दुनिया के दूसरे हिस्सों की आपको अक्सर खबरें पहुंचाते हैं। ये साउथ एशिया के लिए खास प्रोग्राम है जो हर फ्राइडे को हम आपके सामने लेकर के आते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी हैं और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कई जो इंटरनेशनल मीडिया बॉडीज हैं उनके साथ भी आपका राब्ता मुसलसल बना रहता है। आज हम जिन इशूज पर उनसे बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में पिछले दिनों कुछ तब्दीलियां हुई और आपको ये बता दूं कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी कंधार में जाकर के। उनके हैबतुल्ला अखुंजादा जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उसके बाद वहां प्राइम मिनिस्टर को बदला गया था। अब खबर ये आ रही है कि जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला बरादर जो इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बीच में कुछ टकराव मनमुटाव के हालात हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में आने वाले इलेक्शन से पहले कई उतार चढ़ाव हो रहे हैं। उतार चढ़ाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक आपने दो जो बड़ी पार्टियां हैं वहां की, उनके बीच में टकराव देखा। बांग्लादेश में दो लेडीज एक लंबे अरसे से लीड कर रही हैं, दो मेजर पार्टियों को, खालिदा जिया और शेख हसीना। अब वहां नई तब्दीली आने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से ही जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, शरणार्थी जिन्हें कहा जाता है, अब वो वापस जाना चाहते हैं। वहां के हालात मुसलसल हम आपको बताते रहे हैं कि वहां कॉक्स बाजार में किन हालात में वहां के रेफ्यूजीज रह रहे हैं। रेफ्यूजीज, वहां के रोहिंग्या रेफ्यूजीज, अब उनको वापस जाना है, वापस जाना चाहते हैं। काफी सख्त हालात हैं। इसके अलावा चीन और भारत के बीच में एक अजीब किस्म का टकराव हो रहा है। चीन ने भारत के जो पत्रकार वहां पर थे उनको बाहर निकाल दिया और इसी की जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी चीन के जो पत्रकार काम कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा है। ये मीडिया जंग एक तरह से शुरू हुई है चीन और भारत के बीच में। बहुत ही अहम है ये प्रोग्राम, आखिर तक जरूर देखें और इन डिटेल्स को समझना जरूरी है क्योंकि हम इस बीच में यहाँ हम भारत में हैं और हम किन पड़ोसियों के साथ हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि तालिबान की हुकूमत के बीच में क्या कुछ टकराव है, अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी सरकार को दुनिया के किसी मुल्क ने फॉर्मल रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इस बीच में उनके बीच में क्या टकराव हो रहे हैं? जी काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग चर्चा की आगाज जो है वो अफगानिस्तान से कर रहे हैं और अफगानिस्तान से जो खबर है वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। वो यूनाइटेड नेशन जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो अपनी रिपोर्ट शाया करती है और इस रिपोर्ट में जो 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 शाया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत मतलब अहम है, साउथ एशियन एनालिस्ट के लिए और साउथ एशिया वॉचर्स के लिए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो ऐलान किया है कि हवाला दिया है कि जो टापी प्रोजेक्ट है, ये टापी प्रोजेक्ट जो है ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है। ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से जो है ये तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन बिछने वाला है और जो कि 2015 से बहुत काम इस पे हो चुका है। वो अफगानिस्तान बॉर्डर तक भी वो पाइपलाइन आ चुका है। अब उसे अफगानिस्तान लाना है और उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया, और इस पे संधि वगैरह हो चुकी है 2010 में ही। और इसको जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी चाहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में रहे, इसकी झगड़े हैं।
और ये झगड़ा ये है कि उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है ये जितने भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हक्कानी साहब जो हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, वो ये कहते हैं कि ये जितने भी अफगानिस्तान में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो या चाहे टापी हो, और भी कुछ माइनिंग का इंटरेस्ट है और तरह तरह की चीजें हैं, कुछ स्मगलिंग के भी एवेन्यूज हैं, उन सारों को वो जो है ये हक्कानी ग्रुप कंट्रोल करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मुल्ला बिरादर और हक्कानी, मतलब ये सिराजुद्दीन हक्कानी के डिफरेंसेस की बात करूं, पहले मैं ये समझा दूं कि अफगानिस्तान में के दो पावर सेंटर हैं। एक जो है वो कंधार पावर सेंटर है, जिसके बारे में आपने कहा कि वो मुल्ला अखुंजाद जो है वहीं रहते हैं, उनके सुप्रीम लीडर है, और वो सुप्रीम लीडर जो है वहां से मतलब वो कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान को, कंधार जो पावर सेंटर है। दूसरा जो है वो काबुल सेंटर है, जहां से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा पूरा काम जो है वो अफगानिस्तान का वो चलता है। और उसके बाद ये है कि हक्कानी ग्रुप जो है वो मोर पावरफुल है देन द रिलीजियस ग्रुप, इसलिए कि मिलिट्री जो है वो हक्कानी ग्रुप के पास है। जो हक्कानी ग्रुप है वो कंट्रोल करती है मिलिट्री को, और ये सब पश्तून है, ये सब पश्तून है, ये कोई और नहीं है, ये सब आपस में एक दूसरे के अपने रिश्तेदार हैं ये हैं, और वो कोई हक्कानी ग्रुप बन गया है, कोई और ग्रुप बन गया है, वो उनके अपने अपने मतलब मफाद हैं, उस वजह से उनके ग्रुपिंग है। अब आ जाइए मुल्ला बिरादर, और मुल्ला बिरादर जो है एक बड़े मोहरे हैं मतलब तालिबान में, और ये पहले भी बहुत सक्रिय थे, जबकि वो उनका जो थे क्या नाम था जिनका जो ड्रोन में जो अटैक में वो मारे गए, जी जो वो ऐमन ज़वाहिरी, हाँ ज़वाहिरी, तो वो उस तरह के, तो इनका जो है वो ये है कि ये जो अब इसी मतलब एक्सट्रीम राइट में, जो बिल्कुल राइट हो सकता है उसके एक्सट्रीम में ये लोग हैं। अब इसमें जो है सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उसके अंदर एक कंजर्वेटिव है, वो कंजर्वेटिव है, और मुल्ला बिरादर वो ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड से ओपन करें, हम जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिकॉग्निशन लें, और जितने फंड्स उनके सीज्ड हैं बाहर के वो सब आए, और जितने ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आए यहाँ, और मतलब यह है कि अफगानिस्तान को वो लेके आगे चले। लेकिन जो जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो ये चाहते हैं कि हमें वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अंदर के ही बादशाह बने रहे, मतलब हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और उसके ऊपर जहां भी खाने पीने का इंतजाम है, जहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेस का कोई ये है, उसको मैं कंट्रोल करूं। और ये जो बात है ये यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में आया है कि अब इंटरनल, अभी तक तो 1 साल या 1.5 साल जो भी कुछ हुआ है तालिबान के रूल को, तो उसमें अभी तक ये लग रहा था कि पूरी तालिबान जो है वो संगठित है और उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अब ये डिफरेंसेस खुल के आ रहे हैं। अभी कोई 2 हफ्ता पहले या 3 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर की बदली हो गई थी। वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर, और उनको सब जो है रहनुमा मानते थे और उनके सब अदब करते थे। लेकिन उनसे भी नहीं चल पड़ा कि उनकी बातों को कोई नहीं मानता। मुझे यही लगता है कि वो कंधार के थे और कंधार के ग्रुप के थे, और ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये उनकी बात को नहीं मान रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी पद छोड़ दी। अब जो दूसरे आए हैं उनकी जगह पर वो शायद यूसुफ हैं, मुल्ला यूसुफ हैं, वो जो आए हैं उनके जगह पर प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी भी चल रही कि नहीं चल रही है। लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यही चल रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो है वो अपना मतलब मंशा जाहिर कर दिया है, और जो मुल्ला बिरादर हैं वो भी एक बड़े मोहरे हैं मतलब वहां पे, क्योंकि वो मतलब ये है कि काफी जमाने से वो तालिबान के साथ हैं और काफी उनका नाम आया। मैं बीच में जरा ये समझना चाहता हूँ, ये सिराजुद्दीन हक्कानी वही हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी, टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, क्या ये वही हैं? और दूसरी बात, क्या इंटीरियर मिनिस्टर को फाइनेंस भी और सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो आमदनी वाले, जिसे जूसी रास्ते बताया जा सकता है, पोस्ट बताया जा सकता है, उस सब पर वो अपना कब्जा चाहते हैं? एक मिनिस्ट्री है उनके पास। अब क्या किस अपने आप को वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवा सके, ऐसी भी बात में बीच बीच में खबरें आ रही थी। और लेकिन साथ साथ ये भी खबर थी कि अमेरिका नाराज है, शायद उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। तो ये वही है जिनको टेररिस्ट बताता था अमेरिका।
जी बिल्कुल वही है। देखिए, अफगानिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री से नहीं जोड़ सकते हैं, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी, एशियन डेमोक्रेसी और यूरोपियन डेमोक्रेसी वो सब अफगानिस्तान में नहीं चलता है। वहां तालिबान की हुकूमत है, और वहां एक ही चीज चलता है, लार्जेस्ट द स्वॉर्ड लॉन्गेस्ट द क्लेम। जितनी लंबी तलवार होगी उतना ज्यादा क्लेम होगा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो सब नहीं चलता है। हमारे पास ताकत है, हम ही जो है पावरफुल है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी का जो, वो भले ही जो है इंटीरियर मिनिस्टर हो, अमित शाह बने हो वहां के, लेकिन वो पूरे पूरे अफगानिस्तान के लॉर्ड हैं, क्योंकि उनके पीछे मिलिशिया है, उनके पीछे फौज है। जी जी जी, मैं आपने जो ये बात बताई, एक मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। 1996 में इंडिया से कुछ जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन गया था, मैं उसमें गया था। तो जब हम वापस आने लगे एयरपोर्ट के लिए, तो रास्ते में कमांडर मसूद से कमांडर जो अहमद शाह मसूद थे, उनसे मुलाकात थी। वो बहुत ही ऐसे लीडर थे जो गोरिल्ला लीडर, और उनकी लोकेशन का किसी को पता नहीं होता था, और हमें भी आखिर तक नहीं बताया गया था। तो जब वहां पर गए, उनका एक किसी सादे से घर में थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सी हो गई छोटी सी। तो मैंने उनसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा कि साहब, हम एक हफ्ते से यहाँ पर हैं, और ऐसा लगता है कि टैक्स के जरिए तो कोई आपको पैसा वैसा कहीं से मिलता नहीं है, काबुल के बाहर आपकी हुकूमत नहीं है, तो ये आप ये जंग कैसे लड़ते हैं? तो उन्होंने एकदम कहा, हमें अल्लाह मदद करता है जंग लड़ने की। तो ये अजीब किस्म के वहां के हालात हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसकी तलवार लंबी, जिसकी तलवार बड़ी, हुकूमत उसी की। आप अपनी बात आगे पूरी करें, मैंने एक तजर्बा बीच में लोगों को बताने के लिए। नहीं, मैं जो इसमें वादे बात कर रहा हूं कि तालिबान में अब क्रैक आने लगी है, ये मेरा पॉइंट है, जो ये इशारा कर रहा है कि जो अगर अमेरिका और जो वेस्टर्न हुकूमत और इंडिया उनको अगर तस्लीम नहीं कर रही है या उनको देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है, वो इसके आगे क्या होगा, ये आपस में फिर समझौता कर लेंगे और फिर जैसे सरकार चलती है। मुझे तो यही लग रहा है कि इसी के रुख में जा रही है। जो कतर के प्राइम मिनिस्टर आए थे, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, सीक्रेट मुलाकात की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का बदलना, उसके बाद अब ये इख्तलाफात का सामने आना, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आना। हमारा तो जाती तजुर्बा ये है कि यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं है, बल्कि वो वहीं न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में सेटिंग रहती है, और बहुत सी चीजें अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से कंट्रोल होती हैं, वहां की हुकूमत उन्हें यूनाइटेड नेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आपस में तालमेल करके ऐसे ही वक्त में ये रिपोर्ट आना, इस सब के क्या मानी है? नहीं, ये सब जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, और भाई किसी भी जगह किसी भी कंट्री में तो वक्त की रफ्तार तो आगे ही बढ़ेगी, पीछे तो जाएगी नहीं। अब देखिए वहां पे बहुत बहुत तेजी से जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बातचीत चल रही है। उसमें वो 3 ट्राइपार्ट एग्रीमेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना में जो है वो एक इनिशिएटिव चल रहा है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान जाएगा, और वहां से फिर वो मतलब पूरा सेंट्रल एशिया को कवर करेगा। तो अफगानिस्तान में तो उसकी बहुत हलचल है ही है, और वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है। जब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है तो हजारों के हजार लोग जो है उससे मुंतफिद होंगे, और उस इकोनॉमिक जो रोटी सिकेगी उसमें उनका हिस्सा होगा। तो अब वहां पे वो लोग ये देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये टापी जो प्रोजेक्ट है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत जमाने पहले की बात है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तब से ये चल रहा है, और उसमें यह था कि हिंदुस्तान उसका पार्ट होगा कि नहीं होगा। पाकिस्तान तक तो वो बात चल रही थी कि पाकिस्तान तक तो वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब इंडिया को जो है अगर टापी से मतलब उससे बेनिफिट लेना है तो पाकिस्तान से उसको उसकी दोस्ती करनी पड़ेगी। वो मुझे याद आ रहा है सैयद अली मुश्तबा साहब, जब अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान इंडिया IPI जो प्रोजेक्ट था गैस लाइन का, उसको जब अमेरिका ने अपने दबाव से एक तरह से रोका, नहीं आगे बढ़ने दिया, उसके फौरन बाद ये टापी का प्रपोजल सामने आया। और वो इतना इलॉजिकल है, जब भारत पाकिस्तान के जरिए आ रहा था तो भारत का कहना था कि पाकिस्तान अनसेफ जोन है, इसलिए सिक्योरिटी का मसला रहेगा। अब ये तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से भी ज्यादा ट्रबल्ड एरिया है, उसको एक्सेप्ट करा लेना और उसको एक्सेप्ट ना कराना, वो
अमेरिका ने एक ये जाल फेंका था कि इन मुल्कों की तरक्की रुकी रहे, तरक्की ना करें। ये हम भी झेल रहे हैं इतना तेज महंगा गैस और पेट्रोल से जो हम गुजर रहे हैं, वो उन दबावों के। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ तब्दीली है, सियासी तब्दीलियां किस तरफ जा रही हैं? जी, बांग्लादेश का बहुत ही मतलब अंदर की बात है। कुछ पत्रकारों ने हमें ये टिप दिया है कि अब जो है वो जमात इस्लामी जो है वो फिर से सक्रिय हो रही है। जमात इस्लामी के बारे में आपको एक लाइन या दो लाइन, जमात इस्लामी हमारे हिंदुस्तान में भी है और अभी वो पीएफआई और ये सब वो सब जो है वो चल रहा है, वो आजमगढ़ और ये वो तो इंडिया में भी जमात इस्लामी है, और वो देवबंदी स्कूल है, और पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी है, तो बांग्लादेश में जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी का जो है वो ये है कि अभी उन्होंने पिछले जुमरात के दिन लास्ट वीक एक बहुत बड़ा जलसा किया था ढाका में, और उसमें कई लाख लोग आए थे। जो हॉल था उसमें जगह नहीं थी, रोड पे जगह नहीं थी, लोग बिल्डिंगों में घुस करके छत पे बैठ गए थे, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ था, और अंदर में जो तकरीरें हो रही थी उसको सब लोग सुन रहे थे, और वो कई घंटे तक चला। और ये जो मतलब जलसा हुआ था, ये गवर्नमेंट के ने फाइनल इजाजत दे दिया था कि अगर हम ये जलसा नहीं कराएंगे तो बलवा हो जाएगा वहां। तो वो उन्होंने अपना स्ट्रीट पावर दिखा करके गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी, और ये परमिशन लेने के बाद उन्होंने जो जलसा किया था वो जलसा किया था। और उनका जो जलसे में जो मौक़िफ़ था वो यही था कि उनकी तीन बातें थी। एक बात तो उन्होंने कहा था कि हमें केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए जो इलेक्शन कराए, हमें अवामी लीग के अंडर में इलेक्शन नहीं करना है, और केयर टेकर गवर्नमेंट पहले बनेगी तब हम जो है इलेक्शन में मतलब हम साथ देंगे, और तब जो है इलेक्शन होगा। दूसरी बात उनकी कहनी थी, उनके हजारों लीडर जो हैं वो जेल में बंद हैं, उनको वो छुड़वाने की मांग की थी। जो कि मतलब शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग जो है वो मतलब जब से वो सरकार में है 2008 से लेकर करके अभी तक समझ लीजिए, तो अवामी लीग उसकी जो है कट्टर मुखालिफ है, और अवामी लीग जो है जमात इस्लामी की कट्टर मुखालिफ है। और वो उनको जो है मतलब ये है कि तरह तरह की अजियत दी थी, और उनके डिसअपियरेंस कर दिया था, उनको किडनैप कर दिया था, उनको जेल में बंद कर दिया था, तरह तरह के इल्जाम उनके ऊपर रख दिए थे। तो उनका दूसरा जो कहना है कि ये जितने हमारे लीडरान हैं और वर्कर हैं इन सबको जेल से रिहा किया जाए इलेक्शन से पहले। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइजिंग प्राइसेस हो रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, जो खाने पीने के इसको कम करे बांग्लादेशी गवर्नमेंट, जो है इसको कम करे। तो ये तीन की जो है ये मतलब बड़ी डिमांड थी उनकी, उसके लिए उन्होंने जलसा किया। और ये जलसा जो है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जलसा था, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल जो आए थे, जो लोग आए थे वहां उस जलसे में, वो ये दिखाता था कि कितनी सपोर्ट है जमात इस्लामी। तो अभी क्या क्या सूरत हाल लगती है, इलेक्शन कब होने हैं वहां पर? और पिछले दिनों जो वो खबर आई थी कि इस वक्त जो हुकूमत है उसके खिलाफ अमेरिका है, और अमेरिका ने बहुत से लीडर्स पर पाबंदियां लगाई थी, वो क्या स्टेटस है अभी? देखिए, वहां पे वो ये है कि अमेरिका ने जो है वो वीजा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, और ये वीजा रिस्ट्रिक्शन जो है वो अवामी लीग के लीडरों के लिए है, और उनके जो उनके साथी लोग हैं उनके लिए है। बाकी बीएनपी के लिए और दूसरी जो जमात इस्लामी वगैरह है इनके लिए नहीं है। तो वहां के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अवामी लीग को नहीं चाहता है, और उसके इस मतलब फेल से, वीजा रिस्ट्रिक्शन से, जो अवामी लीग के अपोजिशन है उनको मदद मिल रही है। तो ये तो एक बात सामने आ रही है। अब ये है कि क्या अमेरिका जो है अवामी लीग को मतलब स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका का तो अलग अलग मौक़िफ़ है, जो सरकार उनकी बात है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अवामी लीग के मुखालिफ जो पार्टी है वो बिल्कुल धराशायी है, जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल जमीन पर है। बीएनपी खालिदा जिया इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, वो करप्शन के मामले में जो है वो पहले से इंडाइटेड है, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो मोहतरमा है, उनको जेल में बंद नहीं किया है, उनका बेटा जो है वो एक्साइल में रहता है, पार्टी जो है बिल्कुल बिखरी हुई है। और ऐसे हालात में बीएनपी कितने वोट लाएगी ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए, लोगों को तो पैसे चाहिए, उसके वोट ले लीजिए आप, तो कौन पैसे देगा?
और या तो फिर आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो कि उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो इसमें जमात इस्लामी का रोल है। जमात इस्लामी को एक मिनट और बताएं कि कई बार जो है वो बैन हो चुकी है वहां पे, इलेक्शन लड़ने से जो है वहां पे ये है। इलेक्शन कमीशन भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है अभी आज के डेट में। कोर्ट में जो है वो मसला चल रहा है कि वो बैन है कि नहीं बैन है, इसमें नहीं है। अब जमात इस्लामी ने क्या किया है कि एक नया पॉलिटिकल फ्रंट खोल लिया है, जिसको उन्होंने रजिस्टर कर दिया है इलेक्शन कमीशन में। वो एक बिल्कुल ही जैसे पीएफआई है यहाँ पे, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने कोई और डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट कुछ इस तरह के नाम दे करके उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। काडर वही है उनकी। तो वो जो काडर है वो जो पार्टी है वो इलेक्शन लड़ेगी। इसको ना कोर्ट बना कर सकता है अगर आप डेमोक्रेसी में काम करें ना इलेक्शन का। हम जमात इस्लामी थोड़ी है, हम तो इस पार्टी के अब वो पार्टी के पीछे कौन है, हमारी कोई मेंबरशिप है क्या? हमारी मेंबरशिप तो इस पार्टी की है। तो इस तरह से वो जमात इस्लामी चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़े और बीएनपी को जो है वो जूनियर पार्टनर बनाए। बीएनपी जो है वो कोलिशन सरकार बनेगी, जमात इस्लामी मेन होगा और कोलिशन सरकार जो है वो बीएनपी बढ़ेगी। क्योंकि पहले जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उल्टा मामला था। बीएनपी जो है वो मेन पार्टी थी और जमात इस्लामी के 18 एमएलए थे या 20 एमएलए थे। तो जमात इस्लामी तो ऐसे भी बिना किसी इसके 20-25 एमएलए तो वो ऐसे ही ले आ सकती है। तो वो तो उनका मतलब पहले से वोट बैंक है, 4% वोट बैंक है जमात इस्लामी का। और मतलब ये अभी मौक़िफ़ है जो हमें चल रहा है कि वो अपोजिशन वो यही होगी कि एक तरफ अवामी लीग होगी, मतलब शेख हसीना वाजिद होंगी, और दूसरी तरफ जो है वो अवामी लीग होगी जो कि मुस्लिम कट्टरप्रस्त संगठन है। और मतलब उनका जो है रोल अवामी लीग का ये था कि वो प्रो पाकिस्तानी थे 1971 में, और वो पाकिस्तानी जो फौज थी जो लड़ रही थी, जमात इस्लामी जी 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 हाँ। वो प्रो पाकिस्तानी थे और वो कट्टरप्रस्त मतलब मुस्लिम संस्था है वो। और उन्होंने जो है वो जेनोसाइड जो हुआ था 1971 में उसमें उन्होंने साथ दिया था। और अभी 2014 में जो कोर्ट की वर्डिक्ट हुई थी जिसमें अभी आपके हसीना वाजिद थी, तो उनके कई लोगों को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था वॉर क्राइम्स में। वहां वॉर क्राइम चल रहा है। 94 के आदमी को जो है हैंग कर दिया गया था क्योंकि उसने 71 में जो है कुछ हंगामा मतलब ये कि कुछ साथ दिया था। तो उनका जो अवामी लीग की जो हिस्ट्री है वो ये उनका कहना है, जो बाकी सेक्युलर और बाकी जो डेमोक्रेटिक वो ये कहते हैं ये तो एंटी बांग्लादेशी है, ये तो एंटी बांग्लादेशी है। तो ये बड़ा एक मुअम्मा आ रहा है। तो ऐसी हालत में तो जिससे अमेरिका नाराज है शेख हसीना से, वो वही मजबूत नजर आ रही है। फिर एक तरफ तो ये प्रो समझ लीजिए बांग्लादेश, एक वो एंटी बांग्लादेश जिन लोगों ने अलग मुल्क बनाने में भी हिमायत नहीं की थी जमात इस्लामी में, तो वो तो फिर ऐसा लगता है कि यही जीत के आ जाएंगी, चूंकि वो तो हसीना वाजिद तो पहले ही कमजोर नजर आ रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर ये बाजी अमेरिका के खिलाफ जाएगी? हिस्ट्री है, वो एक हिस्ट्री है। आप उसको अगर ऐसे देखें तो आरएसएस और हिंदू महासभा उसका क्या रोल था इंडिया के मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? आज वो पार्टी कहाँ खड़ी है? जी आज उसकी पार्टी कहाँ खड़ी है? वो तो पुराना जमाना हो गया, 75 साल और 50 साल की कहानी है। तो वो कहानी तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, लोग पढ़ेंगे। आज के डेट में क्या है और हालात बदल गए, मतलब सारा सिचुएशन बदल गया। बांग्लादेश एक खिलता हुआ एक कंट्री है, वो वेस्ट बंगाल का ईस्ट बंगाल नहीं है अब वो तो एक मतलब एक विशाल मतलब एक कंट्री है साउथ एशिया के ऊपर, जो कि उसकी अपने फॉरेन पॉलिसी है, अपने डिफेंस पॉलिसी है, सारी चीजें हैं। और उसमें आप अवामी लीग इसको जमात इस्लामी को देखिए कि उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था एक बात और इस हवाले से मैं कह दूं। एक तो ये है कि अवामी लीग के रियलिटी को बांग्लादेश में आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, जैसे हिंदुत्व के रियलिटी को आप इंडिया में डिनाई नहीं कर सकते हैं। कितना भी आप सेक्युलरिज्म करें, कितना भी आप मतलब भाईचारगी करें, ये नहीं करें, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो आप समझना ही पड़ेगा और उन्हीं के साथ आपको रहना है। एग्जैक्टली इसी का रिप्लिकेशन जो है वो बांग्लादेश में है। यहाँ हिंदू है, वहां मुसलमान है, तो मुसलमान उनका भी जो
मतलब कॉल और फेल जो है वो ही है जो हिंदुत्व का यहाँ है। जी 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 जी, ये तो ये इस तरह से असल में मजहब के नाम पर जो नेशनलिज्म की कहानी होती है और उसमें सियासी फायदा उठाने की, वो किसी भी मजहब के हों, वो उनका तरीका तकरीबन एक होता है। अच्छा, मैं अब उसमें बांग्लादेश का जो दूसरा मामला है, रोहिंग्या वाला, रोहिंग्या वापस जाना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ, नाराजगी कैसे हो गई कि अब वो वहां रहना नहीं चाहते? जी, मैं रोहिंग्या के बारे में 1 मिनट में आ रहा हूं। पहले मेरे दिमाग में कुछ वलवला आ रहा है जो मैं आपको बांग्लादेश के हवाले से और जमायत इस्लामी के हवाले से करूं। एक साहब जमायत इस्लामी के लीडर होते थे, उनका नाम था मौलाना भाषानी, जो बहुत बड़े लीडर थे साउथ एशिया के और बांग्लादेश के। वो उनका जो है फ्रीडम स्ट्रगल में और बांग्लादेश में और वो क्या वो सब था, वो 60s वगैरह के लीडर थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे बड़ा मुकर्रिर पूरे साउथ एशिया में कोई नहीं है। अगर अवार्ड दिया जाए 1947-48 से अभी तक कि कौन भाषणबाजी में सबसे बड़ा तमगा ले जाएगा, तो लोगों का कहना है कि उनसे बड़ा मुकर्रिर कोई साउथ एशिया में नहीं है। वो जब माइक पकड़ लेते थे तो 3 या 4 घंटे तक वो माइक छोड़ते नहीं थे। जी 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 3-4 घंटे में, और धूप में बारिश में लोग बैठे रहते थे उनकी बातें सुनने के लिए। वो यही जमात इस्लामी के मतलब एक कार्यकर्ता थे या लीडर थे या जो कुछ कहते हैं। तो ये खबर जो है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोग अब मौलाना भाषानी को भूल गए हैं और लालू प्रसाद को याद करते हैं। लेकिन अब ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी बोलते थे कि उनसे बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं है, जो कि माइक लेकर के 3 घंटे तक जो है आप ऑडियंस को जो है आपने बांधे रहे हैं अपने माइक से और अपने मतलब गुफ्तार से और अपने मतलब इससे। तो ये मैं बात कर रहा था कि जब बांग्लादेश की बात आ रही थी, जमात इस्लामी की बात आ रही थी, तो मैं मौलाना भाषानी को याद करता हूं। वो मैं बहुत छोटा था जब घर में मौलाना भाषानी की बातें होती थी और मैं नहीं जानता था मौलाना भाषानी। मैंने समझा कि कोई होगा, कोई मौलाना होगा यहाँ का, बहादुर अहमद जैसे अभी है उसी तरह का कोई आदमी होगा हिंदुस्तान में। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मैं पढ़ने लिखने लगा और समझने लगा, तब मुझे ये समझ में आया कि मौलाना भाषानी जो है वो बांग्लादेश के जमात इस्लामी के लीडर थे वो। तो ये बात मैं कहता। अच्छा, रोहिंग्या वाला क्या है, जरा मुख्तसर, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। रोहिंग्या वाला क्या है मामला, अभी ये वापस क्यों जाना चाहते हैं? रोहिंग्या के रिपैट्रिएशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और जो है यूनाइटेड नेशन जो है इसमें बहुत सक्रिय है, चाइना बहुत सक्रिय है और वो चाहती है कि यहाँ से ये कैंप खत्म हो जाए। 8-10 लाख लोग जो है वो रह रहे हैं, मतलब एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में। और उनको क्या ये लोग वापस म्यांमार जा रहे हैं? जी, यहाँ पे अभी जुमरात या जुमा के दिन जो है एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था उसी रोहिंग्या कैंप में, जिसमें वो प्लाई कार्ड लेकर के चल रहे थे कि वी वांट टू गो टू म्यांमार, दैट इज आवर मदरलैंड। और इस तरह के प्लाई कार्ड लेकर के वो वहां घूम रहे थे और वहां वो एजिटेट कर रहे थे। उनका कहना है कि अब हम कैंप में नहीं रह सकते हैं। और कैंप की हालत ये है, ये मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की जो उनकी फंडिंग होती है वो आज के डेट में सिर्फ $8 एक आदमी को मिलता महीने भर के खर्चा चलाने के लिए। $8। अभी कुछ दिन पहले वो $10 था, अब $10 से जो है वो $8 अभी हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो फंडिंग है उनकी अब $8 में महीना चलाने का मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए में आप पूरी अपनी खर्चा जो है आप महीने भर का चलाइए। तो ये सिचुएशन है वहां की। और ये चाहते हैं जो रोहिंग्यास हैं, वो ये चाहते हैं कि हमको म्यांमार मतलब जाना है और वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो है वो अपना भरोसा रखे हुए हैं कि हमें आप लेके जाएं। अब तो ये जो ग्रुप है वहां भी तो ग्रुप बंदी है ना, तो ये ग्रुप का कहना है कि हमें अगर यूनाइटेड नेशन कार्ड दे देती है तो हम उसी कार्ड से चले जाएंगे कि हम जो है, यानी अभी वो अपनी फुल नेशनलिटी जो है उसकी भी अब डिमांड वो उन्होंने जरा कमजोर कर दी है और वो वापस जाना चाहते हैं। जो है वो नेशनलिटी पर जो है और उनके 3-4 डिमांड्स हैं उसके ऊपर वो अड़ा हुआ है। लेकिन जो एक बड़ा तबका है जो जिसने ये एजिटेशन किया था उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के वहां जाएं, म्यांमार में जाएं और ये करें। जी, वो बहुत ही कम जगह में बहुत बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं और साल में कई बार उनके उस बस्ती में आग भी लग जाती है। वहां से ऐसी भी खबरें हैं कि वो मंशियात जो नशे का सामान है वो स्मगल होता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और खुद अब बांग्लादेशी भी वेलकमिंग नहीं रहे हैं। ये भी एक चीज है, वहां के खुद लोग चाहते हैं कि लोग वापस चले जाएं
क्योंकि बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जिसके पास जमीन कम और पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मैं आखिर में बहुत मुख्तसर आपसे चीन और भारत के बीच में जो पत्रकारों वाला मामला है उस पर जानना चाहता हूं कि अभी क्या कुछ हुआ है, ताजा क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ये पत्रकार का जो मामला ये है कि मतलब ये डिप्लोमेटिक मतलब होती है कि भाई हमारे पत्रकार आपके यहाँ जाएं, आपके पत्रकार हमारे यहाँ आए। और हो क्या रहा है कि एक टाइम में जो है वो 14 चाइनीज जो हैं वो पत्रकार वो दिल्ली में थे, 14 और इंडिया के जो हाईएस्ट है वो 5-6 लोग मतलब वहां पे चाइना में रहते थे, डिफरेंट सिटीज वगैरह में। अब इनकी गतिविधियां जो हैं इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करती है। तो चाइना के जो वहां पे मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनको इंडिया सही जो प्रोटोकॉल है वो नहीं देती है, इनको बहुत तकलीफ देती है, ये अपना काम नहीं कर सकते हैं। और मतलब वो उस वजह से और इंडिया ने जो है वो ये किया कि जो चाइना में जो हम इंडिया के पत्रकार हैं उनको ट्रांसलेटर चाहिए होता था, उनको स्कॉट चाहिए होता था, वो कहीं जाने के लिए वहां के लोकल लोगों को मदद, वो चाइना जो है उनको देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये काफी जमाने से चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और उनके नंबर जो है वो मतलब कम से कम होते जा रहे थे। तो अभी जो है वो 2 पत्रकार जो हैं वो उनको वीजा उनका मंसूख कर दिया गया है, और उनको वो आजकल में जो है वो एक तो शायद चले आए, एक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर थे और एक जो है पीटीआई के रिपोर्टर थे। तो ये सिलसिला, और इंडिया में जो है सिर्फ एक चाइनीज जर्नलिस्ट था यहाँ पे, उसको भी जो है उन्होंने कहा कि अब आप जाइए चाइना, मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है देखिए, जर्नलिज्म जो है वो एक पिलर है डेमोक्रेसी का, और किसी भी गवर्नमेंट में कहीं भी कुछ अगर हो रहा है तो वो मतलब वो उसको जो है वो पत्रकार ही बता सकता है कि यहाँ ये हो रहा है। तो अगर चाइना में कुछ हो रहा है, हमारे जो खास दोस्त थे वो हिंदू के, यहाँ पे जो हमारा हिंदू अखबार आता है उसके वो रिपोर्टर थे बीजिंग में, अतुल एनेजा, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे बहुत खास दोस्त थे वो यहाँ पे ये थे, अब उनको भी वापस कर लिया है यहाँ पे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब वहां पे मतलब थे। तो अब ये जब बंद हो जाएगा, जर्नलिस्ट अगर वहां पे इंडिया का जर्नलिस्ट नहीं रहेगा तो इंडिया का जर्नलिस्ट तो इंडिया के मौके के तरह से लिखेगा ना, वो चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखेगा। और जो चाइनीज का जो 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 जर्नलिस्ट यहाँ पर है वो अपनी कंट्री के हिसाब से लिखेगा। तो ये चीजें जो हैं ये डेमोक्रेसी में अकोमोडेट की जाती हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ व्यू, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और ये तो चाइना का ये कहना है कि हमने जो इंडियन जर्नलिस्ट को यहां से जो वापस किया है वो इसलिए किया है कि इंडिया जो है चाइनीज जर्नलिस्ट को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी रेसिप्रोकल उन्होंने जवाब दिया है, भारत ने कोई एक्शन लिया उसके जवाब में उन्होंने किया है। लेकिन बहरहाल चीन और भारत वैसे तो दोस्त मुल्क नजर नहीं आते और दोस्त मुल्क नहीं है, लेकिन कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते। जो लद्दाख में जो कुछ हुआ अब तक, बहुत मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि शायद सैकड़ों किलोमीटर चीन के पास जा चुका है। जी, आप आखिर में कुछ बात आप कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये जर्नलिस्ट का मैटर जो है वो मैं और किसी मतलब हवाले से नहीं बोल सकता हूँ। अभी एक और भूचाल आ गया है, वो फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहां पे 12 या 14 फॉरेन जर्नलिस्ट बड़े बड़े मतलब अखबारों के दुनिया के, उन्होंने वो एक प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया है और वो नहीं जा रहे हैं वहां पे। वो वाकया भी मैं आपके माध्यम से बयान कर दूं क्योंकि ये सब चीजें मीडिया में नहीं आती हैं और किसी को मालूम नहीं है। उसका हुआ है क्या कि जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट के क्लब के जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेसिडेंट फॉरेन करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन है, FCA। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ। उसके जो प्रेसिडेंट है वेंकट रमन, वो जो है वो अभी मेहमान गए थे वहां के किसी अखबार के इनविटेशन में, और वहां के जनता के जो लीडर्स हैं, जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनसे वो मिले थे। अब उनके पीछे में कटसी कॉल थी या क्या था नहीं था, वो जब आए तो ये जो फॉरेन जर्नलिस्ट है वो जो है म्यांमार के जो मिलिट्री जनता उसको नहीं मानती है, वो चाहती है कि वहां डेमोक्रेसी आए, और वो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट था उसके लिए कि आप फॉरेन करस्पॉन्डेंट के आप प्रेसिडेंट हैं तो आप मिलिट्री जनता के लीडर से कैसे मिलेंगे। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट में वो रिजाइन कर दिया है, या उनसे जो है वो मतलब वो नहीं जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया है वो क्या। तो ये भी खबर मैं चाह रहा था कि चलते चलते आपको बता दूं और आपके माध्यम से जो है जी, मीडिया के लोग किस किस तरह से काम करते हैं वो बहुत ही कभी कभी
टफ हो जाता है और सरकारों के बीच में अगर कहीं कोई टकराव हो जाए तो उसमें और ज़्यादा, जैसे भारत और चीन के बीच में, और ये फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन जो दिल्ली में है उसमें काफ़ी एक्टिव लोग हैं, बहुत से मुल्कों के लोग हैं, वो लोग भी हैं जो भारतीय हैं लेकिन विदेशी मीडिया के लिए काम करते हैं। बहुत ही अहम एक तरह से एक ग्रुप है पत्रकारों का। बहरहाल पत्रकारों की आज़ादी, अपना काम करने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, इसकी मुश्किलात जब आती हैं तो पत्रकार को काफ़ी मुश्किल से गुजरना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें हर फ्राइडे वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।